नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक सिंह गौतम और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पार की नज़र। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नौकरी का खेल। प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां हैं छोटे स्तर पर, उनमें सेल्समैन या लड़कों के साथ क्या खिलवाड़ किया जाता है, इस वीडियो में हमने आपको यही बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों, एक जानी मानी कंपनी नौकरी के लिए एक विज्ञापन निकालती है जिसमें उसका पद होता है डीएसएम का। डीएसएम के पद के लिए वेतनमान रखा जाता है 7 से 9,000 रुपए महीना। वेतनमान कितना रखा जाता है? 7 से 9,000 रुपए महीना। दोस्तों, इसमें इंटरव्यू के नाम पर केवल खाना पूरी होती है और जो ज्वाइनिंग दी जाती है वो डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के एसओ द्वारा सीधे करा दी जाती है। इसमें आपको ज्वाइनिंग के समय एसओ और डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये बताते हैं कि महीने का टारगेट आपको 6 लाख का होगा। 6 लाख का बताने के बाद लड़के की या उस पर्सन की ज्वाइनिंग करा दी जाती है उस डिपार्टमेंट में जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है। ज्वाइनिंग हुई ABCDEF 6 लड़कों की ज्वाइनिंग कराई गई। इसके बाद उनके कार्य उनको समझा दिया गया और उनको दूसरे दिन से ही नौकरी करने के लिए बुलाया गया। दूसरे दिन लड़का या सेल पर्सन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के यहां पहुंचता है। डिस्ट्रीब्यूटर उसको बताता है कि आपको इतने टोटल काउंटर करना है और मिनिमम प्रोडक्टिविटी काउंटर भी करता है, या ये बोलता है कि आप आज दिन भर में कम से कम आपको 40 दुकानों में जाना है और 40 में से कम 20 से 25 दुकानों में ऑर्डर लेना है। अब सेल्स पर्सन क्या करता है? मार्केट में निकलता है, 1 किराने की दुकान, 2 किराने की दुकान, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह करके वो सेल्स पर्सन थोड़ा थोड़ा ऑर्डर लेकर आता है, जिससे कि कंपनी की मार्केट चलती जाती है और उस कंपनी की मार्केट भी बनती है। 4 महीने तक कंपनी सैलरी देती रहती है, लेकिन हर सैलरी में उस सेल्स पर्सन की 1 या 2 दिन की सैलरी कट जाती है। कारण पता नहीं, धीरे धीरे हर विभाग की सेल 2 से 2.5 लाख रुपए पहुंच जाती है। दोस्तों देखिए, अब यहां से शुरू होता है उस सेल पर्सन के साथ खेल ये शुरू होता है कि वो ऑर्डर लेकर आता है मार्केट से। मान लीजिए उसने 40 टोटल काउंटर किए और 40 में से वो 25 से 30 दुकानों का ऑर्डर लेकर आ गया। ऑर्डर उसने कंप्यूटर पे बिल कटाया। जब बिल कटाने की बारी आती है तो टोटल उन दुकानों का 25 दुकानों का मान लीजिए ऑर्डर हो रहा है 40,000 रुपए। अब उस 40,000 के ऑर्डर में देखिए डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि अपने कंप्यूटर पर्सन से कहता है कि ए दुकान, हाँ किस नाम से है? फलानी दुकान, काट दो। दूसरा काट दो, तीसरा काट दो, चौथा काट दो। इस तरह वो करते करते 25 में से 15 दुकानों के बिल ही काटता है। बाकी 10 दुकानों के वो बिल काटने से मना कर देता है। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर ने उन दुकानदारों के बिल काटने से मना कर दिया। सेल पर्सन के पूछने पर कंप्यूटर पर्सन कहता है कि हमको डिस्ट्रीब्यूटर ने मना किया है। सेल्स पर्सन पूछता है क्यों मना किया है? तो कंप्यूटर पर्सन कहता है
कि इन दुकानों का लेन देन ठीक नहीं है, इन दुकानों का लेन देन ठीक नहीं है। कंप्यूटर पर्सन ने ये सेल्स पर्सन को कहा। सेल पर्सन ने रिक्वेस्ट किए कि 15 से उन 22 दुकानों का बिल कटवा दिया। बिल कटवाने के बाद सेम डे माल नहीं, 3 से 4 दिन माल ऑर्डर का उन दुकानों तक जाने में लगता है। जो सेल पर्सन ने 22 दुकानों का बिल कटवाया था या बिलिंग कराई थी, उसको जाने में दुकानदारों के पास 4 से 5 दिन लग जाते हैं। दुकानदारों के पास माल चला गया। दुकानदारों के पास माल जाने के 1 घंटे बाद ही कैशियर या जो कैश कलेक्ट करता है मार्केट से, वो बिल लेकर दुकानदारों के पास पहुंच जाता है। जब दुकानदारों के पास कैश पर्सन बिल लेके पहुंचता है तो दुकानदार ये कहता है कि भाई आज ही आपने माल दिया है, कुछ समय दीजिए। तो वो बोलता है कि आपको हम ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो कुछ दुकानें तो उसको पेमेंट दे देती हैं, पूरी दें थोड़ी दें, जैसा कि उन दुकानदारों से टाई अप होता है। और कुछ दुकानें का एक शेड्यूल है, एक नियम है कि 1 हफ्ते में हम आपको एक बार ही पैसा देंगे। जो कैशियर है, कैश पर्सन है, वो 1 हफ्ते का इंतजार नहीं करना चाहता। वो 3-4 दिन बाद फिर जाता है और कहता है कि भाई आपने कहा था आप पैसा दे दीजिए। दुकानदार कहता है भाई इस तरह हम पेमेंट नहीं करेंगे। और वो जो 7 डेज बाद जो पेमेंट का शेड्यूल आता है, वो उसको उठा के 15 डेज कर देता है। क्यों? वो दुकानदार उस कैश पर्सन से चिढ़ जाता है। ये है मार्केट। धीरे 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 करके उस कैश पर्सन की वजह से मार्केट धीरे 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 डाउन होने शुरू हो जाती है। ये लड़ाई होती है सेल पर्सन और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में। सेल पर्सन कहता है भाई मैंने आपको 25 दुकानों का 30 से 35 हजार या 40 हजार दिया था और आपने ऑर्डर 25 दुकानों में से आप 15 दुकानों में भेज रहे हैं। तो इसको लेकर डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि अगर आपको बाकी 10 दुकानों में माल देना है तो कैश लाने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। अब सेल पर्सन जो कि बेरोजगार था, उसकी नौकरी लगी और उसकी तनख्वाह या वेतन भी 7 से 9 हजार रुपए के बीच है। तो सोचता है कि मैं क्या करूं। तो वो करता क्या है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर से कहता है कि ठीक है मैं पेमेंट ले आऊंगा। डिस्ट्रीब्यूटर माल भेज देता है। माल मार्केट में जाने के बाद उन दुकानदारों का पैटर्न वही होता है, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 7-7 दिन या एक हफ्ते के बाद सेल पर्सन जाता है। 1 हफ्ते बाद कभी कभी दुकान 10,000 का जो अमाउंट बना है उसका, उसमें से वो सिर्फ 5,000 या 7,000 रुपए देता है और उसके बाद बोलता है कि देखो भाई 7वें दिन आप आ गए और मैंने आपको 5 या 7,000 रुपए दे दिया है, लेकिन अगली बार मैं बाकी का पैसा आपको दूंगा। वो सेल पर्सन चला जाता है और नेक्स्ट वीक वो फिर आता है। नेक्स्ट वीक आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दुकान नेक्स्ट वीक में भी पूरा पेमेंट ना करके वही पेमेंट 10,000 की 21 दिन में करता है। जब 21 दिन में करता है तो सेल्स पर्सन हल्का सा उस दुकानदार के ऊपर नाराज होता है। दुकानदार कहता है भाई मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपको 10 से 15 दिन या 1 हफ्ते में पेमेंट करूंगा, और अगर मेरी दुकानदारी नहीं हो रही है तो इसमें बताओ मैं क्या कर सकता हूं। चलिए थोड़ी सी कहा सुनी के बाद सेल्स पर्सन
वो पेमेंट लेके चले जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को। अब एक बार डिस्ट्रीब्यूटर ने माल दे दिया, 2 बार दे दिया, तीसरी बार डिस्ट्रीब्यूटर ये कहता है कि भाई देखो, हमने आपके कहने पे माल भेज दिया था, अगर इस तरह पेमेंट करेंगे तो हम इनको माल नहीं देंगे। और दूसरी बात अब ये है कि इन दुकानें जो 15 के अलावा 10 दुकानें बची हैं 25 में से, इन दुकानों को आपको माल भी सप्लाई करनी होगी, ऑर्डर भी लेना होगा और पेमेंट भी लानी होगी। तीनों चीज उस सेल्स कंपनी के सेल्स पर्सन के ऊपर लाद दी जाती है। ऑर्डर लाए, बिलिंग कराए, उस दुकानदार का ऑर्डर उसके शॉप पे देने जाए, और चौथा कैश भी लेकर आए। देखिए फिर यहां खेल देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्समैन के बीच और कंपनी, ये त्रिकोण एक त्रिभुज बन जाता है जिसमें सेल्स पर्सन पीसा जाता है। नौकरी के अच्छे हालात ना होते वो सेल्स पर्सन इन सब चीजों के लिए हाँ कर देता है। धीरे 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 करते 2-4 महीने बीतते चले जाते हैं। सेल्स पर्सन के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है और सेल्स पर्सन का जो एक एरिया बंधा हुआ है कि आपको शहर के अंदर आपको सेल करनी है। सेल करने के बाद कभी कभी होता क्या है, उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जाना पड़ता है एक ही दुकान में पेमेंट लेने के लिए, और कंपनी 60,000 रुपए के अलावा उसे एक्स्ट्रा में 1 पैसा भी पेट्रोलिंग नहीं देती है, ओनली 7,000 रुपीज देती है। अब इसमें क्या हुआ, सेल पर्सन ने जब सारी जिम्मेदारी ले ली तो डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको थोड़ी सी राहत दी कि चलिए आप माल बेचिए। इस तरह करते करते उस कंपनी की सेल 2 से 2.5 लाख रुपए पहुंच जाती है महीने की। चार महीने बाद कंपनी उस सेल पर्सन के ऊपर दबाव देना शुरू करती है कि आप अपने टारगेट का 6 लाख सेल दें, अन्यथा नौकरी से रिजाइन कर दें। देखिए दोस्तों, अब यहां पर कंपनी का नया फंडा शुरू होता है उस सेल्स पर्सन के साथ। कंपनी कहती है आपने मार्केट कितने बजे स्टार्ट की, रिपोर्टिंग टाइमिंग, ठीक, दोपहर में 12 बज गए, रिपोर्टिंग टाइमिंग कि आपने कितने काउंटर अटेंड किए, प्लस कितने काउंटर में सेल हुई, प्लस कितने रुपए की हुई। 12 बजे के बाद 3 बजे फिर कंपनी का मैसेज आता है 3 बज गए हैं, 3 बजे तक आपने टोटल कितने काउंटर किए और कितने काउंटर में सेल हुई। 3 बजे के बाद 6 बजे, 6 से 7 बजे के बीच फिर फाइनल मैसेज आता है आपने आज सारा दिन में टोटल कितने काउंटर किए, कितने काउंटर में सेल की, और जो सेल का अमाउंट था वो कितना था। सेल्स पर्सन जब टोटल काउंटर, टोटल सेल काउंटर और टोटल अमाउंट बताता है, कंपनी उसको नोट करने के बाद जब महीने का टारगेट निकालती है कंपनी उसका, तो वो बोलती है कि सेल्स पर्सन से कि सर जी आपने तो बताया था कि आपकी 5.5 लाख की सेल हुई है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर की जो बिलिंग हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटर जो माल मंगा रहा है वो 3 से 3.5 लाख ही आ रहा है, तो बाकी की जो 2 लाख की बिलिंग है वो कहां गई। इस सम के बाद सेल्स पर्सन एक्सक्यूज करता है कि सर मैं कोशिश तो कर रहा हूं, मैंने कहा था डिस्ट्रीब्यूटर से, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ने
उन दुकानदारों को माल देने से मना कर दिया है। तो कंपनी कहती है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप और डिस्ट्रीब्यूटर समझ लो। देखिए, इसके बाद कंपनी का एक नया खेल शुरू होता है। जबकि होना तो ये चाहिए, या होता ये है कि 80% जो सेल का टारगेट रहता है वो डीएसएम का होना चाहिए और 20% अधिकारी का होना चाहिए। लेकिन करीब करीब 90% सेल की जिम्मेदारी उस सेल पर्सन पर आ जाती है। देखिए, कंपनी और कंपनी के अधिकारी का खेल एक और हम आपको दोस्तों बता रहे हैं। कंपनी कहती है कि 1 कैरेट, यानी 1 कैरेट में अगर किसी चीज की 12 बोतलें हैं, यानी एक पेटी में जाम की 12 बोतलें हैं, 12 बोतलों में ट्रेड काटने के बाद 10% की स्कीम है। या जैम की सेल्स में, या जैम की सेल्स में 10% की स्कीम है, या कहती है कि जैम में 10% की स्कीम है। अब जैम की एक पेटी में अगर 12 बोतलें हैं, 12 बोतलों में 10% की स्कीम है। होता क्या है, जब सेल्स पर्सन किसी दुकानदार को यह बताता है कि सर जी जैम में 10% की स्कीम है, दुकानदार फर्स्ट से बोलता है कि 6 दे दो, 6 दे दीजिए, या 3 दे दीजिए, 9 दे दीजिए, या 1 पेटी दे दीजिए, 12 दे दीजिए। तो जिन दुकानदारों को सेल्स पर्सन 12 जैम की शीशी देता है, उनको डिस्ट्रीब्यूटर 10% की स्कीम बहुत मुश्किल से देता है। दूसरा, कभी कभी होता क्या है कि कोई छोटे दुकानदार स्कीम के चक्कर में माल तो ले लेते हैं, लेकिन 12 बोतल की जगह 6 बोतल लेते हैं। अब सेल पर्सन ने वहां उससे कमिटमेंट कर लिया कि हम आपको 6 बोतल में भी 10% देंगे, लेकिन जब बिल होता है तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो साफ साफ मना कर देता है कि हम 6 बोतलों में कोई स्कीम नहीं देंगे। अब सेल्स पर्सन और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में कहासुनी शुरू होती है। सेल पर्सन बोलता है कि आप क्यों नहीं देंगे जबकि स्कीम तो जैम की है। डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि है तो हम एक पेटी में देंगे, यानी 12 बोतलों में। बहुत कहासुनी के बाद डिस्ट्रीब्यूटर 10% की जगह 5% स्कीम देने के लिए तैयार होता है और 5% रोक लेता है। दोस्तों, जबकि होता तो यह है कि अगर डीएसएम से टारगेट पूरा नहीं हो पाता है तो एसओ और एएसएम की जिम्मेदारी बनती है कि वो टारगेट पूरा करने में डीएसएम की मदद करें। मार कट जाए, 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल, 4 बोतल, 12 में से जितनी बोतलें भी बिकती हैं उनके हिसाब से 10% की स्कीम लागू करके बिलिंग करवाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए कभी कभी जो माल बिकने वाला होता है या जो माल स्कीम के कारण बिकता है वो भी नहीं बिक पाता। अंत में टारगेट का नाम देकर डीएसएम को नौकरी से रिजाइन करवा दिया जाता है और इस तरह ABCDEF या ABCDE नौकरी से रिजाइन करने के बाद फिर किसी नई नौकरी की तलाश में बाजार में भटकने लगते हैं। ये है बड़ी बड़ी कंपनियों का नौकरी के प्रति धोखा देना। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने बहुत सी ऐसी कंपनियों को देखा है जिसमें लड़कों को कराने के बाद निकाल दिया। दोस्तों, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं ऐसी ही एक कंपनी की बात करना चाहता हूं। शहर के अंदर टॉफी और च्युइंगम की एक कंपनी में 5 लड़के रखे गए।
उन 5 लड़कों ने एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर 2 महीने यानी 60 दिन काम किया। उन 5 लड़कों ने डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर 2 महीने यानी 60 दिन काम किया और 30 दिन बाद उनको ये हुआ कि ये सैलरी कम से कम 45 दिन बाद आएगी, यानी 1.5 महीने बाद। वो लड़के इस आशा से नौकरी करते रहे, कंपनी के अधिकारी के कहने के बाद भी कि सैलरी आएगी। 2 महीने बाद कंपनी ने अपना डिस्ट्रीब्यूटर बदल दिया। नए डिस्ट्रीब्यूटर का चुनाव होने के बाद लड़के उस जगह गए जहां नई कंपनी ने नया डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट किया था। वहां 1-2 दिन ड्यूटी करने के बाद उनको पता चला कि उनमें से किसी की नौकरी सलामत नहीं रही। 5 में से 5 सेल्समैन की नौकरी चली गई। वो सेल पर्सन डिस्ट्रीब्यूटर से झगड़ा करने लगे, वाद विवाद करने लगे। डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा, मेरे पास कंपनी की कोई लिस्ट नहीं है जिसमें आप 5 का नाम हो, या मुझे कंपनी ने यह नहीं कहा कि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के यहां पहले नौकरी करते थे, वो मेरे यहां भी आके नौकरी करेंगे, इसलिए मैं आपको सैलरी नहीं दे सकता और कंपनी से दिलवा भी नहीं सकता। इसी बीच कंपनी के जिस अधिकारी ने उनको ड्यूटी ज्वाइनिंग कराई थी उसका भी ट्रांसफर हो गया। अब सेल पर्सन नए के पास जा नहीं सकता, पुराने के पास जाता है तो वो ये कहता है कि मैंने आपका सारा डेटा तैयार करके रखा है, ये रहा डेटा आपका, इतने दिन आपने काम किया, लेकिन कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर बदल दिया, इसलिए मेरे हाथ में कुछ नहीं। अब उन 60 दिनों की सैलरी का उन 5 लोगों के कौन जिम्मेदार है? कंपनी, सेल्स का अधिकारी या डिस्ट्रीब्यूटर? दोस्तों, ये बात बहुत गौर करने वाली है। बाजार में आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो महीने 1.5 महीने काम करने के बाद कंपनी उनको रिजाइन करवा देती है या लोग नौकरी छोड़ते हैं। तो जो लोग नौकरी छोड़ देते हैं या कंपनी रिजाइन करवा देती है और उनकी जो सैलरी होती है 1 महीने, 25 दिन, 40 दिन, इस सैलरी का देनदार कौन है? दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।